नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड नंबर सेकंड, इनकम मेथड। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने जो वीडियोस बनाए थे उसमें मेथड नंबर फर्स्ट था वैल्यू एडेड मेथड। अब हम समझने वाले हैं इनकम मेथड को। तो वापस से हम इस मेथड को स्टार्टिंग से समझेंगे कि ये मेथड हमें कहां से डिराइव हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो कि फेज फर्स्ट होती है, उस फेज फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फेज, है ना। उसमें क्या होता है? उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। उस प्रोडक्शन को करने वाले कौन होते हैं? उस प्रोडक्शन को करने वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो फेज फर्स्ट में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है और उन प्रोडक्शन को करने वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है। अब इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फर्म जो भी पेमेंट देती है, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फर्म जो भी पेमेंट देती है, वो पेमेंट इनके लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा? इनकम मेथड स्टार्ट होगा। तो देखिए यहां पे लैंड को क्या मिलेगा? यहां पर रेंट मिलेगा। लेबर को क्या मिलेगा? यहां पर वेजेज मिलेगा, है ना। कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और लास्ट में एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो यही फैक्टर पेमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए इनकम है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इनकम फेज और इनकम मेथड स्टार्ट हो जाएगा। अब इनकम मेथड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इनकम मेथड ये कहता है इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। किस चीज के लिए? फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। मतलब कि हमारी कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं वो अपनी जो प्रोडक्टिव सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी ड्यूरिंग ए ईयर, उन्हीं को जब हम ऐड करेंगे तब जाकर क्या हो जाएगा? हमारे लिए इनकम मेथड आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? ये कि किसी भी कंट्री के सारे रेजिडेंट्स जो कि प्रोडक्टिव सर्विसेज दे रहे हैं, जब हम उनको ऐड कर देंगे तभी जाकर हमारे लिए इनकम मेथड से नेशनल इनकम का आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर आगे फैक्टर इनकम एक्रू टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं इसको। तो फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है? जैसे कि वेजेज, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा अभी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसमें अभी भी एक आइटम और आना बाकी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड। तो इसमें देखिए सबसे पहला कंपोनेंट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? रेंट एंड रॉयल्टी। तीसरा कंपोनेंट क्या होगा? इंटरेस्ट। चौथा कंपोनेंट क्या होगा? प्रॉफिट। और पांचवा कंपोनेंट क्या होगा? मिक्स्ड इनकम। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? इनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब क्या हो गया? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कि ऐसी इनकम जो हमें प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप के कारण हमें मिली है, उसको अपन क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस। जैसे कि अगर हमें रेंट मिला है या कह सकते रॉयल्टी मिली है, तो रेंट और रॉयल्टी कब मिलती है? जब हमारे पास कोई प्रॉपर्टी होगी, हम उसको किसी को यूज लेने के लिए देंगे तो उसके बदले में हमें रेंट और रॉयल्टी मिलती है। अब जैसे कि बात करते हैं इंटरेस्ट और प्रॉफिट की, तो भाई इंटरेस्ट कब मिलेगा? कि जब सपोज करो मेरा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस में कैपिटल लगाऊंगा तो उस कैपिटल के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ बिजनेस के एंड में जो भी प्रॉफिट होगा तो वो भी किसका होगा? वो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर का होगा। तो इसलिए हमने क्या कह दिया? ऑपरेटिंग सरप्लस मीन्स क्या हो गया? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट पॉइंट आता है हमारे यहां पर ये मिक्स्ड इनकम। ये क्या चीज होती है? मिक्स्ड इनकम मीन्स ये हो गया कि वो सारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वो सारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो कि इन चारों में नहीं आ पाया है, उसको काउंट हमने इसमें किया है। चलो इसके बाद में डिटेल में वैसे ही समझना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट नंबर पॉइंट से, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज से। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये क्या चीज होती है? एक कोई फर्म, जब फर्म अपने एम्प्लॉइज को उनकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में
जो भी अमाउंट पेड करती है फर्म अपने एम्प्लॉयज को, उनकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में जो भी अमाउंट पेड करती है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहलाती है। जैसे कि ये अमाउंट इन कैश भी हो सकती है। कैश कैसे? वेजेज, सैलरी, बोनस। ये अमाउंट इन काइंड भी हो सकती है। इन काइंड मतलब क्या हो गया कि फर्म या कह सकते हैं एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को जो भी फैसिलिटीज देता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इन काइंड। यहां पे जैसे कि रेंट फ्री होम, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को एक हाउस रहने के लिए दिया तो वो क्या हो गया हमारे लिए? रेंट फ्री होम। एम्प्लॉयर उससे रेंट चार्ज नहीं कर रहा। या सपोज कह सकते हैं कि उसको कार दे दी गई, या सपोज कह सकते हैं उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा भी है। तो ये सारा हो जाएगा हमारे लिए इन काइंड। थर्ड नंबर पॉइंट इसमें क्या आता है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मतलब कि कोई सा भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है तो वो भी इसमें काउंट होगा। जैसे कि कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन टू द पीएफ, पेंशन, ग्रेचुटी एक्सेट्रा। तो कुल मिला के इन सबका एक ही तरीका है कि फर्म अपने एम्प्लॉयज को जो प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में अमाउंट पेड करती है उसी को अपन क्या कहेंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहेंगे। और ये अमाउंट इन कैश भी हो सकती है, इन काइंड भी हो सकती है, या फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम में उसका कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें कंपोनेंट नंबर सेकंड। कंपोनेंट सेकंड हमारा कौन सा है? रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट क्या चीज होती है? रेंट मतलब ये हो गया है कि यदि मैंने अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को यूज करने के लिए दे रहा हूं और वो सामने वाला बंदा मुझे उसके बदले में जो पेमेंट करेगा और उससे जो मुझे इनकम होगी वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? रेंट हो जाएगी। मैंने अपनी प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग ये मैंने किसी को यूज करने के लिए दी, उसके बदले में जो मुझे इनकम हो रही है उसको मैं क्या कहूंगा? रेंट कहूंगा। यहां पर इनकम मेथड में ध्यान देने वाली चीज एक और है कि मेरी प्रॉपर्टी को मैंने किसी दूसरे को दिया, उसके बदले में जो मुझे पेमेंट मिला वो तो रेंट है ही है, वो तो मेरे लिए एक्चुअल रेंट है। लेकिन साथ ही साथ जिस प्रॉपर्टी में, जिस लैंड एंड बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में मैं खुद रह रहा हूं उसकी जो मार्केट रेंट की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी? इसमें इंक्लूड की जाएगी। जैसे कि उसको बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रॉपर्टी है मेरे पास, यदि मैं किसी दूसरे को लेट आउट करता हूं उसके बदले में मुझे जो रेंट मिलेगा वो तो इसमें ऐड होगा ही होगा। साथ ही साथ यदि मैंने किसी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को लेट आउट नहीं की फिर भी उस प्रॉपर्टी की जो मार्केट रेंट की जो प्राइस होगी वो भी इसमें नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी और वो इम्प्यूटेड रेंट के नाम से इंक्लूड होगी। अब हम बात करते हैं रॉयल्टी की। रॉयल्टी मीन्स क्या हो गया कि यदि मैंने मेरी एसेट्स के राइट्स किसी दूसरे को दे दिए, मैंने मेरी एसेट्स के राइट किसी दूसरे को दे दिए और वो दूसरा बंदा उस राइट्स को यूज करने के बदले में जो मुझे पेमेंट करेगा वो मेरे लिए रॉयल्टी होगी। जैसे कि कह सकते हैं इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ग्रांटिंग द लीज राइट या कॉपीराइट। सपोज करो कि अगर किसी चीज का कॉपीराइट मेरे पास है और वो कॉपीराइट अगर मैं किसी और को दे रहा हूं यूज करने के लिए, मैं उसको राइट्स दे रहा हूं, तो उस राइट्स के बदले में जो मुझे पेमेंट मिलेगा, जो मुझे इनकम होगी वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? रॉयल्टी हो जाएगी। अब चलते हैं कंपोनेंट नंबर 3, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को ध्यान से देखने वाली बात है यहां पर कि इंटरेस्ट कौन सा काउंट होगा। तो इसको देखिए, अमाउंट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट, ये हमको ध्यान में रखना है कि कोई प्रोडक्शन यूनिट जो अमाउंट पेड करती है किस लिए? फॉर द यूज ऑफ कैपिटल फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज। मतलब कि कोई प्रोडक्शन यूनिट, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए जो अमाउंट बोरो करती है और उसके बदले में जो इंटरेस्ट का पे होगा वही इंटरेस्ट इसमें काउंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सपोज हम अगर बैंक के पास गए और हमने बैंक से बोला कि भाई मैरिज के लिए हमें लोन लेना है, मैरिज के लिए हमें अगर कोई रुपए उधार लेने हैं
तो क्या उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे होगा वो नेशनल इनकम में काउंट होगा? वो क्या इनकम मेथड में आएगा? यहाँ पर वो नहीं आएगा, क्योंकि इनकम मेथड में अमाउंट पेड प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा की जाएगी। अमाउंट पेड मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट। लेकिन किस लिए? फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज, मतलब वो पैसे आपने प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए काम में लिए हैं और उसके बदले में आप जो इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे वो इंटरेस्ट यहां पर काउंट होगा। अब ये इंटरेस्ट भी दो प्रकार का होता है, पहला होता है इम्प्यूटेड और दूसरा होता है एक्चुअल। एक्चुअल मीन्स क्या हो गया कि सही में हमने लोगों को कैपिटल दी, है ना, और यह कह सकते हैं हमने सही में लोगों को लोन दिया, उसके बदले में हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमारे लिए क्या हो गया? एक्चुअल हो गया। लेकिन सपोज करो कि मैंने अपने ही बिजनेस में जो पैसे लगाए हैं, मैंने अपने ही बिजनेस में जो पैसे लगाए हैं, उन पैसों के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होता है वो होता है इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलाकर इंटरेस्ट में काउंट होंगे। इंटरेस्ट में ध्यान देने वाली बात कौन सी है? अमाउंट पेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज ओनली। प्रोडक्टिव सर्विसेज यूज में आनी चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंपोनेंट नंबर 4, और कंपोनेंट नंबर 4 हमारा कौन सा है? प्रॉफिट। तो अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट क्या चीज होती है। प्रॉफिट मीन्स क्या हो गया है कि जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी बिजनेसमैन है, ठीक है ना, वो बिजनेस करने के लिए जो रिस्क उठाता है, उस रिस्क के बदले में उसको सबसे एंड में क्या चीज मिलती है? प्रॉफिट मिलती है। और वही उसके लिए क्या होगा? प्रॉफिट उसके लिए रिवार्ड होगा। रिवार्ड क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस करने के लिए जो रिस्क उठाई थी, है ना, उस रिस्क के बदले में उसको जो प्रॉफिट मिला है वो उसे एक रिवार्ड की तरह ही मिला जाएगा। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो प्रॉफिट का यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड और प्लस रिटेन अर्निंग। लेकिन हमें पता है कि प्रॉफिट किस हिसाब से निकलता है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हमारे पास इनकम होती है। जैसे सपोज करो इनकम 100 की, उसमें से अगर सपोज करो एक्सपेंसेज हमारे हो गए 60 के, ये 60 के एक्सपेंसेज, तो अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बच गया प्रॉफिट ऑफ ₹40। ये 40 का हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे? जैसे ही हमारे पास प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को सबसे पहले टैक्स देना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर अगर 60% की टैक्स रेट है तो हमारा टैक्स हो जाएगा कितना? ₹24। तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट बचा है 16 का, यह प्रॉफिट किसके लिए बचा है? ये 16 का प्रॉफिट बचा है शेयर होल्डर के लिए। प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर, ये हमारे लिए प्रॉफिट अब बच जाएगा। अब इस 16 के प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे? शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। जैसे कि सपोज करो कि हमने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया ₹6 का, तो जैसे ही इस 16 में से 6 हम लेस करेंगे तो हमारे पास जो ₹10 बचेंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? रिटेन्ड अर्निंग्स हो जाएंगे। तो अब इस चीज को ध्यान से देखिए। सपोज करो कि प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 40 का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 40। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स हमारा यहाँ पर कितना है? टैक्स हमारे लिए 24, ये हो जाएगा 24 प्लस डिविडेंड कितना हमारा यहाँ पर? डिविडेंड है ₹6 का, तो ये हमने लिख दिया 6। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? रिटेन अर्निंग्स। ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ये कितने की है? 10 की, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगी 10। तो कुल मिला के क्या हो गया? प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड और प्लस रिटेन अर्निंग। अब हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि जो हम जनरली क्वेश्चंस में मिस्टेक करते हैं। जैसे कि सपोज करो कि आपको क्वेश्चन में डेटा दे रखा है प्रॉफिट का 40, फिर इसके बाद में एक चीज और दे रखी है, सपोज करो डिविडेंड 6, और एक चीज और दे रखी है आपको रिटेन अर्निंग 10। तो अब यहां पर क्या करना होगा हमें? जब प्रॉफिट का डेटा 40 हमको अवेलेबल है, तब हमें यहां पर अब डिविडेंड या रिटेन अर्निंग इन दोनों को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास सीधा प्रॉफिट का डेटा मिल चुका है। तो आप वहां पर कॉर्पोरेट टैक्स को कैलकुलेट करने की अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें इनकम मेथड में क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट का डेटा ये हमारे पास दिया हुआ है। तो चलो हमारे ये कंपोनेंट नंबर 4 प्रॉफिट अब ये खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट करेंगे मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम, इसको हम एक चीज और भी बोल सकते हैं यहाँ पर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की इनकम, इनकम ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ आगे, इसमें लिखा हुआ इनकम जनरेटेड बाय द ऑन अकाउंट वर्कर्स। ऑन अकाउंट मतलब क्या हो गया? हम यहां पर कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है ना। इनकम जनरेटेड बाय ऑन अकाउंट वर्कर्स। ऑन अकाउंट मतलब क्या हो गया?
सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, मतलब कि वो सारे पर्सन जो किसी के अंडर में काम नहीं करके अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, उनको अपन यहाँ पर क्या कहेंगे, मिक्स्ड इनकम कहेंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है सर, इनको मिक्स्ड इनकम क्यों कहेंगे? क्योंकि इनमें इनकी जो इनकम होती है उन इनकम को हम फैक्टर इनकम के जो प्रोपोर्शंस हैं, जैसे कि वेजेस हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, उस इनकम में हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि सपोज करो कि ऑन अकाउंट जो वर्कर्स कौन है, फार्मर्स हो सकते हैं, बार्बर हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि रिटेल ट्रेडर हो सकते हैं, है ना। तो इनकी जो इनकम होगी, इन इनकम को हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में, जैसे कि वेजेस, रेंट या इंटरेस्ट, इनमें हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, मिक्स्ड इनकम का नाम दे दिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की, कि भाई इनकम मेथड कैलकुलेट करते समय हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना होता है। तो इसको देखिए, सबसे पहले आइटम्स टू बी इंक्लूडेड और दूसरा होगा आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। तो इसको देखिए, सबसे पहले हमें इंक्लूडेड में क्या है, कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। लेकिन इसमें देखो क्या लिखा है, सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर। इन दोनों का मतलब क्या हो गया कि यदि आपने शेयर्स, बॉन्ड्स या डिवेंचर्स अगर आपने सेल किए हैं, है ना, तो उसकी जो इनकम आपको मिली है वो इनकम नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। लेकिन यदि इन सेल के ऊपर आपको जो कमीशन और जो ब्रोकरेज मिला है वो जरूर नेशनल इनकम में काउंट होगा। इसका रीजन क्या है कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर क्या है, वो केवल और केवल पेपर क्लेम्स है, कोई यहां पर प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं हो रही, जबकि इनमें करंट फ्लो में प्रोडक्टिव सर्विसेज हो रही है। अब इसमें देखो सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज करो कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है ना, वो अपनी फर्म में जो पैसे लगा रहा है तो उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो वो भी क्या होगा, हमारे लिए इनकम में काउंट होगा और नेशनल इनकम में आएगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं पहले भी इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट में। लेकिन साथ ही साथ सपोज करो कि अगर वही अपनी कंपनी को संभाल भी रहा है, वो कुछ एक मैनेजर्स के काम भी कर रहा है ना, तो जो सैलरी एक मैनेजर को मिलनी चाहिए थी वो सैलरी अब नहीं मिल रही मैनेजर को, तो हम क्या करेंगे, हम उस फेयर मार्केट वैल्यू को लेके यहां पर उसमें ऐड करेंगे। तो कुल मिलाकर यदि कोई भी प्रोडक्शन यूनिट इसमें अगर ओनर अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उन सर्विसेज को भी हम क्या करेंगे, यहां पर काउंट करेंगे। अब इसमें देखो नॉट टू बी इंक्लूडेड में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम मीन्स क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो इनकम फैक्टर इनकम नहीं है, केवल ट्रांसफर इनकम है, मेहनत नहीं की लेकिन फिर भी अगर आपको पैसे मिल गए तो वो क्या नेशनल इनकम में काउंट होंगे, वो काउंट नहीं होंगे। अब इसमें देखिए आप, जैसे स्कॉलरशिप हो गई, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, है ना, हायर स्टडीज के लिए जब उनको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि डोनेशन हो गया, चैरिटी होगी, ये ट्रांसफर इनकम, ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। पॉइंट नंबर थर्ड देखो क्या लिखा हुआ, विंडफुल गेन्स। विंडफुल मतलब क्या हो गया कि गेन आपको हवा में मिले, एक चुटकी बजे और आपको गेन हो गया। हॉर्स रेस लगी, आपको इनकम होगी, सट्टा आपने लगाया, आपको इनकम होगी, लॉटरी जीत गए आप, तो ये क्या आपके लिए कोई प्रोडक्टिव सर्विस है क्या, ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनसे जो गेन हमें मिला है वो गेन हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। फोर्थ नंबर पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, पेमेंट आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड सेविंग्स। एक्यूमुलेटेड मतलब क्या हो गया, पास्ट सेविंग, हमने कोई पहले से पैसे कमाए थे, उसमें से अब हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, है ना, तो वो पैसे अब हमारे यहाँ पर करंट फ्लो में नहीं आएंगे। जैसे कि कह सकते हैं गिफ्ट टैक्स हो गया, है ना, या कह सकते हैं कि वेल्थ टैक्स हो गया, क्योंकि ये हमारे करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट नहीं है, तो हम इनको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे ये प्रिकॉशंस भी एंड हो गए। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक रहा है स्टेप्स, और फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, एनडीपी एट ऑफ सी।
अब हमें ये ध्यान रखना है कि वैल्यू एडेड में हमारे पास क्या आता है, जीडीपी एट एमपी, और यहां पर हमारे पास क्या आता है, एनडीपी एट एफसी। अब हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एनएफआईए को ऐड कर देंगे और हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। तो दोस्तों ये जो इतना था, ये पूरा का पूरा आपके लिए इनकम मेथड का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।